प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम गैस की द्रव में विलेयता पर चर्चा करेंगे और द्रव में गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों पर पिछले वीडियो में हम अध्ययन किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाने से पहले हम देखते हैं कि विलेयता क्या है। विलेयता से अभिप्राय है किसी पदार्थ की वह मात्रा जो विलाय के इकाई आयतन में या इकाई द्रव्यमान में विलीय होकर संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होता है, और इस मात्रा को हम कहते हैं उसकी विलेयता। तो स्थिर ताप पर वह मात्रा जो विलायक का इकाई द्रव्यमान में विलीय होकर संतृप्त विलयन बनाता है, और इस मात्रा को हम उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। प्रायः विलेयता को हम ग्राम प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर और मोल फ्रैक्शन इन तीनों इकाइयों में हम व्यक्त करते हैं। और हम जानते हैं कि विलेयता को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख कारक नेचर, टेम्परेचर और थर्ड है प्रेशर। ये तीन प्रमुख कारक हैं जो किसी भी ठोस की अथवा गैस की द्रव में विलेयता या अन्य विलायक में विलेयता को प्रभावित करते हैं। इससे पहले हम प्रकृति से अर्थ है विलेय विलायक की प्रकृति, यानी यदि प्रकृति समान होती है, यानी लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी समान समान को घुलता है। यदि एक ध्रुवीय विलेय है तो ध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय होता है, वहीं यदि कोई अध्रुवीय विलायक है तो उसमें अध्रुवीय विलेय अधिक विलेय होता है। और ताप का प्रभाव हम जानते हैं कि किसी ठोस की द्रव में विलेयता प्रायः ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, किंतु निर्भर करता है कि वह विलयन का बनना ऊष्माक्षेपी है अथवा ऊष्माशोषी। यदि ऊष्माशोषी होगा तो वहाँ ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, वहीं यदि ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और दाब का प्रभाव, प्रायः दाब का प्रभाव गैस की द्रव में विलेयता पर महत्वपूर्ण है, और इसी का अध्ययन हेनरी ने मात्रात्मक रूप में, प्रयोग के रूप में या प्रयोगात्मक दृष्टि से अध्ययन किया है। और इस वीडियो का जो मुख्य बिंदु है वह गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव और संबंधित हेनरीज का नियम। तो हेनरी का नियम क्या है? हेनरीज लॉ। हेनरी ने यह प्रेक्षित किया कि स्थिर ताप पर किसी द्रव या विलायक की सतह पर वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब द्रव या विलायक में उसके मोल प्रभाज के या मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो विलेयता की जो इकाई ली गई है वह मोल फ्रैक्शन के रूप में ग्रहण किया गया है। और इस नियम के अनुसार या हेनरी नियम के अनुसार
नियम के अनुसार स्थिर ताप पर द्रव या विलायक की सतह पर गैस, वाष्पावस्था में गैस का आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर द्रव में विलय उसके मूल अंश के यानी गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात स्थिर ताप पर द्रव या विलायक की सतह पर गैस का आंशिक दाब द्रव में विलय गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती X, और जहाँ पर P वाष्पावस्था में यानी द्रव सतह पर गैस का आंशिक दाब है, गैस का आंशिक दाब, और X यह विलयन में गैस का मूल अंश, गैस का मूल अंश या मूल प्रभाज है। यदि P समानुपाती X, तो यहाँ पर एक बराबर यदि लेते हैं तो एक समानुपाती स्थिरांक आएगा, जिसे यदि हम Ks से संकेत करें तो K इंटू एक्स और P बराबर K इंटू एक्स। इस समीकरण को हम हेनरी इक्वेशन या हेनरी नियम का समीकरण कहते हैं। यहाँ पर Kh हेनरी स्थिरांक, जिसका मान ताप, दाब पर निर्भर करता है। और इस तरह से यदि हेनरी स्थिरांक Kh का मान यदि हम ग्रहण करें तो हेनरी इक्वेशन से Kh यानी हेनरी स्थिरांक Kh बराबर P अपान X यानी आंशिक दाब और मूल अंश के अनुपात के तुल्य होगा। और इस तरह से यदि किसी गैस का आंशिक दाब और मूल अंश उसके विलयन में मूल अंश के बीच यदि ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। प्रायोगिक रूप में साइक्लोहेक्सेन में HCl, साइक्लोहेक्सेन में HCl का मूल अंश और यहाँ पर विलायक की सतह पर HCl का आंशिक दाब के बीच यदि हम ग्राफ खींचें तो प्रायोगिक दृष्टि से ये रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से जाती है, और इसका स्लोप, रेखा का ढाल यह KH के बराबर होता है, यानी हेनरी स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। और इसी अनुसार यदि हम ताप का प्रभाव देखें तो चूंकि ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है, इस तरह से टेम्परेचर यह
समानुपाती होगा KH के, यानी हेनरी स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, क्यों कि उसी अनुसार ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटती है। और यदि दाब का देखें तो दाब के अनुसार दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। और ये समानुपाती 1/x, यानी हेनरी स्थिरांक का मान विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होगा, क्यों कि यहाँ से देख सकते हैं कि यदि हमें KH करेंगे तो KH बराबर P/x, यानी KH व्युत्क्रमानुपाती x के। तो इस तरह से टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती विलेयता और टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती हेनरी स्थिरांक होता है। इस समीकरण पर आधारित हम कुछ आंकिक प्रश्न जैसे एनसीईआरटी में उदाहरण में दिया है उसे आप देखेंगे। इससे पहले इस हेनरी समीकरण का, हेनरी नियम का जो प्रमुख अनुप्रयोग है उसको देखते हैं। अनुप्रयोग, हेनरी नियम का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग आप देख सकते हैं कि शीतल पेय या सोडा वाटर की जब हम डाट खोलते हैं तो प्रायः एकाएक गैस भरी द्रव प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च दाब पर CO2 गैस उसमें भरी होती है और जैसे डाट खोलते हैं दाब कम होने के कारण बाहर निकलती है। तो इस तरह से शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में CO2 उच्च दाब पर भरी होती है, क्योंकि उच्च दाब पर उसकी विलेयता अधिक होती है। दूसरा अनुप्रयोग, प्रायः गोताखोर जो श्वसन गैस सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं समुद्र की गहराई में, क्योंकि दाब बढ़ने के साथ ही उनके रक्त में गैस की विलेयता बढ़ती है और जैसे ही वह गोताखोर ऊपर की ओर आते हैं तो चूंकि नाइट्रोजन गैस की विलेयता कम होती है इसलिए शीघ्रता से वह बाहर निकलती है दाब कम होने के कारण, और उससे बुलबुले बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं में, रक्त कोशिकाओं में बाधा उत्पन्न होता है, जिससे गोताखोर के जान को खतरा हो सकता है, बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। और इसी से बचाव के लिए जो गोताखोर श्वसन गैस ले जाते हैं उसमें नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम गैस भी प्रयुक्त करते हैं। तो गोताखोर अपने साथ श्वसन गैस मिश्रण का प्रयोग करते हैं, क्यों कि इस मिश्रण में 56.2% नाइट्रोजन, 32.1% ऑक्सीजन और 11.7% के अंतर्गत हीलियम होता है। चूँकि इस मिश्रण में हीलियम जो है अक्रिय है, यह छोटा परमाणु होता है, अतः नाइट्रोजन बड़े परमाणु के बीच जो है यह सक्रिय होकर के बुलबुले बनना या रक्त कोशिकाओं में बाधा उत्पन्न होने से रोकता है और इसी का उपयोग गोताखोर करते हैं। जैसा कि यह अनुप्रयोग है यह हेनरी नियम का है, क्योंकि दाब बढ़ने पर विलेयता
बढ़ती है। तीसरा जो अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है, प्रायः देखा गया है कि जो ऊंचाई पर निवास करते हैं या जो ऊंची पर्वतों पर रहते हैं, प्रायः उनकी सोच जो है पतली हो जाती है। उनकी सोच यानी उनकी मंद बुद्धि या बुद्धि का, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है, और इसको हम कहते हैं एनाक्सिया। यानी ऊंचाई पर स्थित या रहने वाले व्यक्तियों में सोच स्पष्ट नहीं होती। कारण कि ऊंचाई पर दाब कम होने के कारण जो ऊंचे रहते हैं उनको ऑक्सीजन कम उपलब्ध हो पाती है, ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, और इसी से ये मंद बुद्धि के होते हैं या इनका मस्तिष्क का विकास कम होता है। दूसरे शब्दों में मंद बुद्धि वाले होते हैं, और इसे या इस तरह की बीमारी को हम कहते हैं एनाक्सिया। एनाक्सिया कहा जाता है। तो ये प्रमुख जो है 3 अनुप्रयोग, और इसके बाद हम देखेंगे कि इस नियम की लिमिटेशन, सीमाएं क्या हैं। सीमाएं प्रायः जो हेनरी इक्वेशन है या हेनरी नियम है, यह उच्च दाब पर या बहुत अधिक दाब पर लागू नहीं होता है। उच्च दाब नहीं होना चाहिए। यदि बहुत अधिक दाब है तो वहां पर ये नियम का फॉलो नहीं होता है। दूसरा, निम्न ताप, बहुत कम ताप भी नहीं होना चाहिए। निम्न ताप या बहुत कम ताप नहीं होना चाहिए। यदि बहुत कम ताप है तब भी वह या वहाँ पर ये नियम फॉलो नहीं होता है। तीसरा, विलयन में गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विलयन में जाने से पूर्व और विलयन में गैस की आणविक अवस्था में, आणविक प्रकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वहाँ भी ये नियम लागू नहीं होता है या इस नियम का पूर्णतः पालन नहीं होता है। फोर्थ, यदि रासायनिक अभिक्रिया, यदि एक विलेय गैस या विलेय विलायक के साथ रासायनिक क्रिया करता है तो वहाँ भी यह नियम लागू नहीं होता है। यदि विलेय गैस विलायक के साथ क्रिया करता है अथवा उसमें विलयन में जाने पर रासायनिक परिवर्तन होता है, तो इस स्थिति में भी यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे क्रिया करता है तब भी यह नियम का पालन नहीं होता है। जैसे
HCl जल में जा करके H3O प्लस और Cl ऋणायन बनाता है। इसी प्रकार NH3 गैस जल में जाने पर या विलय होने पर NH4OH या NH4 प्लस OH जैसे आयन में अपघटित होता है। ये दोनों परिस्थितियों में या इन दोनों स्थितियों में भी हेनरी का नियम लागू नहीं होता है या हेनरी का नियम पालन नहीं होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम जो है हेनरी नियम क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। इसके बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट से एक उदाहरण जो कि हेनरी नियम पर आधारित है महत्वपूर्ण रूप में इसको देखते हैं। तो हेनरी नियम के अनुसार एक उदाहरण है, यदि N2 गैस को 293 K पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन विलय होंगे। नाइट्रोजन का आंशिक दाब दिया हुआ है 0.987 बार तथा 293 पर ही नाइट्रोजन के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान 76.48 किलो बार है। तो इस स्थिति में हमें नाइट्रोजन का मिलीमोल में ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि हेनरी इक्वेशन के अनुसार P बराबर KH x, जहाँ पर x विलेयता है या मोल, या x बराबर हो जाएगा आपका P अपान KH। चूँकि ये दोनों मान दिए हुए हैं, P का मान दिया हुआ है 0.987 बार और KH का मान भी दिया हुआ है 76.48 किलो बार। तो इस तरह से यदि इन दोनों का मान हम रख करके हल करें तो नाइट्रोजन गैस की 1 लीटर जल में विलेयता प्राप्त होगी और यह विलेयता मिलीमोल प्रति लीटर में प्राप्त होगा हमें। तो इस तरह से यदि P का मान 0.987 अपान KH 76.48, चूँकि यह हमारा जो है बार में है और ये किलो बार में है, इसलिए इसको भी बार में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा। और इस तरह से यदि इसे हम हल करते हैं तो 1.29 इंटू 10⁻⁵ के अंतर्गत होगा। ये विलय की मोल मात्रा होगी और चूँकि 1 लीटर जल में नाइट्रोजन का मिलीमोल में सांद्रता ज्ञात करना है, तो यदि हम मान लें कि नाइट्रोजन के मोल की संख्या, नाइट्रोजन यानी N2 का मोल यदि N है तो मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश के अनुसार यानी N2 का मोल अंश बराबर N यानी नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल अपान बिलियन में मोलों की संख्या नाइट्रोजन का मोल्स प्लस, चूँकि 1 लीटर जल है, हम जानते हैं कि 1 लीटर जल में जल के मोलों की संख्या 55.55 होती है। तो इस तरह से यहाँ N2 का जो मोल होगा यह N अपान यानी नाइट्रोजन का मोल अपान नाइट्रोजन का मोल प्लस जल के मोल की संख्या
और ये समतुल्य होगा, ये जो मान ज्ञात किए हैं हम हेनरी क्वेश्चन के अनुसार 1.29 इंटू 10⁻⁵। यहाँ पर हमें देखना है कि चूंकि नंबर 1 मूल अंश का मान 1 से अधिक नहीं होता है, किसी भी घटक के लिए मूल अंश का मान हमेशा 1 से कम होता है। अतः यहाँ पर चूंकि जल के मोलों की संख्या इतना है, तो इसी अनुसार एक n का मान, नाइट्रोजन के मूल अंश का मान यह जल की अपेक्षा बहुत कम होगा। अतः इसे हम नगण्य कर सकते हैं। वेरी वेरी लो यानी 55.55 यानी जल का मोल। और इस तरह से हम n प्लस 55.55 को हम एक इकाई के अंतर्गत n/55.55 इतना मान सकते हैं, और इतना बराबर 1.29 इंटू 10⁻⁵। अब इसे हम हल कर सकते हैं इस प्रकार। यदि इसे आगे हल करें तो n बराबर 55.55 इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁵, और इसे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.16 इंटू 10⁻⁴ के अंतर्गत होगा। और चूँकि 1 मोल में इतना है, इसलिए यदि मिली मोल में हमें ज्ञात करना है, मोल अंश है, तो मिली मोल में ज्ञात करने के लिए हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए इसका मान यानी मिली N2 का मिली मोल बराबर हो जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000। एक मोल में 1000 मिली मोल, और इसी अनुसार हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁴ है, ये 3 यानी 10⁻�3, और पुनः यदि -1 तो ये 0.76 के अंतर्गत यानी मिली मोल आएगा, मिली मोल। तो इस तरह से इस यानी हेनरी समीकरण पर आधारित हम किसी भी घटक का हम विलेयता सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, या यदि अन्य इकाइयाँ दी हुई हैं तो पार्शियल दाब, आंशिक दाब की भी गणना कर सकते हैं। तो इस पर आधारित अपन जो है उदाहरण देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप इसे पूर्णतया कंप्लीट कर लेंगे। फिर मिलेंगे अगले टाइम पर।